हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चुंबकत्व एवं द्रव्य, इसमें पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करे थे। वहां तक का सॉल्यूशन हमने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 था, एक डाइपोल था। डाइपोल को, मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया था और यदि उसको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से थीटा एंगल पर रखते हुए थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जाए तो क्या कर रहा था? वो दोलन गति कर रहा था। सिंपल हार्मोनिक गति हो रही थी उसकी। और जब दोलन गति कोई वस्तु करती है तब उसका हमने आवर्तकाल का मीन्स फ्रीक्वेंसी का एक सूत्र दिया था। क्या सूत्र था? न्यू, क्योंकि क्वेश्चन था वो। न्यू इज इक्वल टू 1/2 अंडर mb अपॉन आई। और मैंने कहा था कि ये फार्मूला कैसे निकलेगा, तो आइए इसका डेरिवेशन करें। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव, ये हमारी हेडिंग है। एक फार्मूला हम यहां पर ड्राइव कर रहे हैं, बहुत छोटा सा फार्मूला है। मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय द्विध्रुव मीन्स कोई मैग्नेटिक निडल मान लीजिए, कोई बाहर मैग्नेट मान लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा एंगल पे स्थित है। तो तब चुंबकीय द्विध्रुव के बल युग्म का गुण हमने पढ़ा हुआ है, टाउ इज इक्वल टू mb साइन थीटा। जहां m क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। यदि ये कोण छोटा हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं, थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तब ये साइन थीटा के बदले क्या हो जाएगा? जब थीटा बहुत छोटे एंगल होते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा रखते हैं, तब बल युग्म का आघूर्ण कितना हो गया? टाउ इज इक्वल टू एम बी इंटू थीटा। साइन थीटा के बदले थीटा पुट कर दिया। नंबर 1, फर्स्ट स्टेप, ये बलाघूर्ण हो गया क्या? टाउ इज इक्वल टू एम बी इंटू थीटा। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा है यहां पर, थीटा इज इक्वल टू कोणीय विस्थापन लिख दिया मैंने, कोणीय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा? वो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट के दोनों ओर, मतलब जो उसकी मध्यमान स्थिति होगी उसके दोनों ओर ऐसे वाइब्रेशन करना शुरू कर देगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या करना शुरू कर देगा? वाइब्रेशन करना शुरू कर देगा, मतलब पीरियोडिक मोशन करना शुरू कर देगा। चूंकि हमने ये जब रोटेशनल मोशन पढ़ा था, तो रोटेशनल मोशन में, दोलन गति में, दोलन गति तो इसको हम अभी नहीं नाम देंगे, रोटेशनल मोशन में हमने बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में एक रिलेशन पढ़ा हुआ है। मींस टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक रिलेशन पड़ा है। क्या? टाउ इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। आई इंटू एल्फा, आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, जड़त्व आघूर्ण है। एल्फा क्या है? कोणीय त्वरण। जिस प्रकार से रेखीय त्वरण होता है, लीनियर एक्सेलरेशन होता है, वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। आई इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी डी स्क्वायर। ये सेकेंड स्टेप हो गया हमारा। देखिए ये भी टॉर्क है, टाउ इज इक्वल टू एम बी थीटा, और टाउ इज इक्वल टू आई एल्फा।
मीन्स आई इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी। आप आई अल्फा के ही फॉर्म पे रखिए। ये दोनों टॉर्क सेम हुए तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। सो आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू एम बी थीटा, ये भी टाउ है, ये भी टाउ। आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू एम बी थीटा बट नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों बलाघूर्ण एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर और विपरीत होंगे। एक बलाघूर्ण के कारण एक तरफ को ये जाएगा तो दूसरा जो टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा वाला है उसको वापस लाएगा अपनी इनिशियल पोजिशन पर। ऐसा चलता रहेगा। तो आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा, दोनों बलाघूर्ण एक दूसरे के बराबर और विपरीत होंगे। तो इससे हमने क्या निकाल दिया, अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा मीन्स कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सीलरेशन, माइनस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। ये थर्ड स्टेप आ गया। अब इसको ध्यान से देखिएगा। चूंकि हमको ये मालूम है जब भी कोई पिंड, कोई वस्तु दोलन गति करती है, पीरियोडिक मोशन करती है, तो पीरियोडिक मोशन पे, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे क्या होता है भाई, जो त्वरण होता है वो हमेशा विस्थापन के समानुपाती और विपरीत होता है। ठीक वैसे ही यहां पर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे जो एक छोटा सा चुंबकीय द्विध्रुव है वो क्या कर रहा है, उसमें वाइब्रेशन कर रहा है, दोलन गति कर रहा है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट के बदले, विस्थापन के बदले क्या लेंगे, कोणीय विस्थापन। सो अल्फा आई, और जो अल्फा होता है वो विस्थापन के समानुपाती और विपरीत होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। सो अल्फा इज प्रोपोर्शनल माइनस थीटा, मतलब कोणीय विस्थापन के समानुपाती होगा और विपरीत होगा। यहां पर डिस्प्लेसमेंट के बदले क्या लेंगे, एंगुलर, बस इतना ही ध्यान रखना। एल्फा इज इक्वल टू माइनस एक कांस्टेंट आएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने पढ़ा हुआ है। एल्फा इज प्रोपोर्शनल माइनस वाई या माइनस एक्स, जिस एक्सेस में भी आप डिस्प्लेसमेंट लेते थे वो हमने पढ़ा हुआ है। सिमिलरली एल्फा इज प्रोपोर्शनल माइनस थीटा, एल्फा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। ओमेगा स्क्वायर क्या है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, और ये कांस्टेंट क्वांटिटी क्या कहलाती है, आगे आते हैं। एल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, नंबर फोर्थ, चौथा स्टेप आ गया। अब देखिए इन दोनों एक्सेलरेशन का क्या करें, कंपेयरिंग कर दें। एल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा, सिमिलरली एल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। तो एल्फा एल्फा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां भी एंगुलर, यहां माइनस साइन, सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई। तो हमने तुलना करी तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई, ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई इंटू थीटा, थीटा थीटा तो कैंसिल कर दीजिए, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी अपॉन, जो ये ओमेगा है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर एम बी अपॉन आई, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू हमने पढ़ा हुआ है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, सो 2 पाई न्यू इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई, 2 पाई न्यू इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई का अंडर रूट, सो न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एम बी अपॉन आई। इसी से हमने क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी बुक का करा था, और आपसे कहा था कि इस फार्मूले को कैसे आता है, 2 लाइन का है, ये आपका फार्मूला आ गया। न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एम बी अपॉन आई, और फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है टाइम पीरियड, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
प्रश्न नंबर 10 है, एक चुंबकीय सुई चुंबकीय यामोत्तर के समांतर। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, बहुत छोटा क्वेश्चन है। चुंबकीय सुई चुंबकीय यामोत्तर हमने पढ़ा हुआ है, चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल, वो चुंबकीय यामोत्तर। उसके समांतर एक ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है। और इस चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव क्षैतिज से 22 अंश नीचे की ओर। चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव क्षैतिज से 22 अंश नीचे की ओर झुकता है। क्या मतलब? क्षैतिज दिशा से चुंबकीय सुई जितना झुक जाती है, जितना कोण झुक जाती है उसको नतिकोण, तो ये नतिकोण दिया हुआ है आपको। इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.35 गॉस है। उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो गया, दिया है नतिकोण। नतिकोण थीटा इज इक्वल टू, ये सॉल्यूशन हो गया इसका भाई। बस एक लाइन का है, नतिकोण थीटा इज इक्वल टू 22 अंश, और उस स्थान पर, इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H इज इक्वल टू दिया है 0.35 गॉस। तो उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान बताइए। बिल्कुल सिंपल सा, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H बराबर होता है BE cos थीटा। आपके ऊपर थीटा के बदले I लिखा होगा, सो BE इज इक्वल टू, ये आ गया H अपॉन cos थीटा। तो मान रख दीजिए, H हो गया 0.35, गाउस में ही रहने दीजिए, अपॉन, इसको गाउस में ही निकाल रहे हैं, cos 22 अंश। अब cos 22 अंश का मान आप टेबल में जाएंगे, लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल, साइन टेबल, कॉस टेबल। कॉस 22.5 अंश का आपको मान नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉस 0 1 होता है और कॉस 90 0 होता है। तो ये 22.5 है, तो ये 1 के आसपास होगा, और कॉस 45 1/√2 होता है। तो इसका मतलब ये 1 से थोड़ा कम होगा, क्योंकि 0 से 90 की ओर जाने पर कॉस का मान धीरे धीरे घट करके 90 तक पहुंचते पहुंचते 0 हो जाता है। तो आप टेबल में देख लेंगे, या इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इतना गाउस लिख देंगे तो भी आपको आंसर मिलेगा, नहीं मार्क्स मिलेंगे। तो हम यहां पर रख देते हैं। यदि आप टेबल देखेंगे, जिन बच्चों को टेबल देखना आता है, लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल, कॉस टेबल, साइन टेबल, टेन टेबल, आपको लॉग वाली बुक्स पे मिल जाएंगी। लॉग वाली बुक आप खरीद लीजिए। तो 0.35 गाउस में ही है, अपॉन cos 22 की वैल्यू होती है, यदि आप टेबल को इससे टैली करिएगा, इतना लिखा होगा, कितना, 0.9270 ऐसा लिखा होगा। तो डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया भाई कितना, 350 अपॉन 927 गाउस। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, इसका डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा नियरली 0.38 गाउस। ये आंसर आ गया आपका। उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा 0.38 गाउस। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के किसी स्थान पर चुंबकीय सुई भौगोलिक उत्तर से 12 अंश पश्चिम की ओर, यह पढ़ा हुआ है हमने, क्या
ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। और ये पढ़ा था हमने, अर्थ के बारे में पढ़ा था, ये हमारी अर्थ थी। तो ये जिन दो स्थानों पर झुकी हुई है, यही ये देखिएगा, ये क्या है? ये नॉर्थ साउथ। कौन वाला नॉर्थ साउथ? ज्योग्राफिकल, भौगोलिक उत्तर है, ये भौगोलिक दक्षिण है भाई। ये अभी क्या कह रहा है? दक्षिण अफ्रीका के किसी स्थान पर चुंबकीय सुई भौगोलिक उत्तर से 12 अंश पश्चिम की ओर, उत्तर से 12 अंश पश्चिम की ओर। तो ये क्या हुआ? ये मैग्नेटिक एक्सेस आ गया भाई। नहीं, मैग्नेटिक नॉर्थ आ गया ये, और ये मैग्नेटिक एक्सेस हो गया। भौगोलिक उत्तर से 12 अंश पश्चिम की ओर संकेत करती है। तो ये एंगल क्या दिया है? इसको क्या कहते हैं? इसका मतलब भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच का कोण है। सॉल्यूशन हो गया इसका। देखिए, दिक्पात कोण, दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दिक्पात कोण, उसको हमने डी से दिखाया था या डेल्टा से। ये 12 अंश दे दिया भाई। और क्या कह रहा है? चुंबकीय यामोत्तर में संरेखित नतिवृत्त की चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव क्षैतिज से 60 अंश उत्तर की ओर संकेत। 60 अंश उत्तर की ओर संकेत करने का मतलब क्या हुआ? क्षैतिज से 60 अंश के झुकाव पर उत्तर की तरफ है। ये उत्तर की तरफ है। 60 अंश, क्षैतिज से 60 अंश के झुकाव पर नॉर्थ की तरफ का है। इसका मतलब ये नति कोण है। नति, एंगल ऑफ डिप, नति कोण। चलिए हम थीटा ही कह देते हैं। कितना दिया है भाई? 60 अंश। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक भी दिया हुआ है। H इज इक्वल टू कितना दिया है? मैं केवल हिंट कर रहा हूं, आप तरीके से कर लीजिए। 0.16 गाउस। इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा बता देनी है। बहुत ही सिंपल सा है। फिर से किस में आ जाएंगे भाई? H इज इक्वल टू क्या? BE cos थीटा। तो BE इज इक्वल टू, अब वेक्टर लगा लीजिए, यहां लगाने की जरूरत नहीं है। BE इज इक्वल टू H अपॉन कॉस थीटा। H 0.16 गाउस में ही निकाल दीजिए। कॉस, और ये 60 हो गया 1/2, तो ऊपर गया। तो BE इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? BE इज इक्वल टू आ गया आपका 0.32 गाउस। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, और साथ ही क्या कह रहा है? परिमाण और दिशा भी बतानी है भाई। देखो 0.32 गाउस आया, तो दिशा क्या होगी? देखो, इसकी दिशा है भौगोलिक यामोत्तर। ये भौगोलिक उत्तर है, देखिएगा डायग्राम को समझिएगा। भौगोलिक यामोत्तर के 12 अंश पश्चिम, और ये ऊर्ध्वाधर तल में हो गया। एक तो ऐसे कह सकते हो, या ऐसा भी कह सकते हो, क्षैतिज से, जो पृथ्वी का क्षैतिज है, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका का कोई स्थान है, तो उस स्थान पर क्षैतिज से 60 अंश के कोण पर, 60 अंश के कोण पर ऊपर की तरफ, क्योंकि झुकाव होगा या तो ऊपर को होगा या नीचे को होगा, तो 60 अंश ऊपर की ओर। ये डायरेक्शन आ गई। आइए क्वेश्चन नंबर 12।
ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। एक छोटे क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 0.48 जूल पर टेस्ला है। चुंबक के केंद्र से 10 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदु पर इसके चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा बताइए। यदि बिंदु नंबर 1 चुंबक के अक्ष पर स्थित हो और नंबर 2 चुंबक के विषुवत रेखा का मतलब अभिलंब समद्विभाजक पर, ठीक है, चुंबक के एक्सेस पर होगा तो देखिएगा तब क्या स्थिति होगी, और चुंबक के एक्सेस के परपेंडिकुलर होगा तब क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है ये 12। एनसीईआरटी बुक निकालिए, सामने रखिए और क्वेश्चन को आराम से समझ लीजिए, देख लीजिए। एक छोटे चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन दिया है हमको, क्या क्या दिया है भाई, चुंबकीय आघूर्ण m इज इक्वल टू दिया है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं एक किनारे पर, दिया है, क्या दिया है, m इज इक्वल टू 0.48 जूल पर टेस्ला। चुंबक के केंद्र से 10 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदु पर इसके चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा बतानी है। नंबर 1 पहले का सॉल्यूशन करते हैं। कहां, चुंबक के अक्ष पर। ये देखिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं। एक सपोज हमारे पास एक छोटा सा चुंबक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। चुंबक के मध्य बिंदु से क्या ले लेते हैं, चुंबक के केंद्र से, मतलब यहां केंद्र 10 सेमी की दूरी पर एक बिंदु है, r इज इक्वल टू 10 सेमी। मीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा निकालनी है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण अभिलंब समद्विभाजक पर और एक्सेस पे कब हमको मिलते हैं भाई, जब हम किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर रखते हैं। कायदे से ये डायग्राम आपने कैसे बनाना चाहिए था, ये देखिए, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पड़ा हुआ है। इस मैग्नेट को जब अक्ष में उदासीन बिंदु कब मिलते हैं भाई, एक्सेस पे उदासीन बिंदु मिलते थे जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर रख करके चुंबकीय बल रेखाएं खींचेंगे, तब हमको उदासीन बिंदु अभिलंब समद्विभाजक पर मिले, मतलब विषुवत रेखा पर मिलते हैं। और जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर रख देंगे तो तब हमको उदासीन बिंदु कहां मिलते हैं, एक्सेस पे। चलिए हमने ऐसे ही मान लिया, ये एस हो गया, ये एन हो गया। इसका मतलब इसका नॉर्थ पोल कहां को रखा है, साउथ डायरेक्शन में, ये ध्यान रखना। तब इस स्थिति में चुंबक के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के अक्ष में r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, मतलब अक्ष में कितना, μ0/4π आता है कितना, 2m/r3, 2m/r3। B0 इज इक्वल टू μ0/4π 2m/r3। तो रख दीजिए मान, आ गया आपका आंसर। μ0 कितना,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो गया 10⁻⁻⁷ इंटू 2 इंटू एम। एम मैग्नेटिक डाइपोल में मोमेंट दिया है 0.48 जूल पर टेस्ला अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब, आर इज इक्वल टू 10 सेमी मीन्स 0.1 मीटर हुआ भाई ये। चलिए, तो 0.1 का क्यूब, तो आ गया आपका आंसर। कितना आ गया? B1 इज इक्वल टू, चलिए B1 ही कह रखा है हमने, तो ये आ गया कितना, इसको करेंगे तो 10⁻⁻³ ऊपर जाएगा +3 -4 2 इंटू ये हो गया 2 8 16 2 चक्को 8 है, एक है 9, तो ये 0.96 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। या इसको गाउस पे लिख दीजिए तो 0.96 गाउस आ गया, या 0.96 अभिलंब समझ नहीं, सॉरी एक्सेस पे, अभिलंब समद्विभाजक पर ठीक इसका आधा हो जाएगा। दूसरा भाग, ये तो पहला भाग था चुंबक के अक्ष पर, चुंबक के अक्ष पर, ये अक्ष पर आ गया, अक्ष पर। अब कहाँ आ जाते हैं? निरक्ष पर, मतलब विषुवत रेखा पर, अभिलंब समद्विभाजक पर। चुंबक के अभिलंब समद्विभाजक पर चुंबकीय क्षेत्र कितना? अभिलंब समद्विभाजक पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक तो ये तो आया ही आया भाई, ठीक है, कितना? ये तो आया ही आया। अभिलंब समद्विभाजक पर ठीक इसका क्या हो जाता है? आधा, ठीक आधा हो जाता है भाई। तो B2 कह देता हूं मैं, B2 इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 इंटू M अपॉन R। तो मान रख दीजिएगा μ0 अपॉन 4 2m अपॉन r³ का मान हमने 0.96 आ रखा है, उसका अदा कर दे 0.96 अपॉन 2, तो ये आ गया अभिलंब समद्विभाजक पर आ गया 2 चक्को 8 2 8 16, इतना गाउस, ये गाउस में ही निकाल दिया हमने। अब अभिलंब समद्विभाजक जरा ध्यान रखना, अभिलंब समद्विभाजक कब आता है सुनना, मतलब NN और NS बल रेखाएं पड़ी थी। अभिलंब सम अक्ष का मतलब चुंबक का उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर बल रख करके खींचेंगे बल रेखाएं, और ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है। हम चुंबक को ऐसे रखेंगे, निरक्ष पर अभिलंब समद्विभाजक पर कब उदासीन बिंदु मिलते हैं भाई? अभिलंब समद्विभाजक पर चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के उदासीन बिंदुओं की स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा भाई? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर। तो अभिलंब समद्विभाजक का मतलब ये NS। अभिलंब समद्विभाजक पर जब कभी भी हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो उदासीन बिंदुओं की स्थिति में इस चुंबक के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बराबर और विपरीत होगा। ऐसे ही इस तरफ भी उतनी ही दूरी पर होगा। तो NN बल रेखा है। और अभिलंब समद्विभाजक पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमने ये फार्मूला, जब NN बल रेखाएं पड़ी थी तो ये कहा था कि इतना होता है उदासीन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र μ0 अपॉन 4 m अपॉन r³ होता है। ये अभिलंब समद्विभाजक पर उदासीन बिंदु। यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव घुमा दें, नीचे ले आए दक्षिण की तरफ, दक्षिणी ध्रुव उत्तर की, NS बल रेखा है। NS बल रेखाओं की स्थिति में कहाँ मिलते हैं उदासीन बिंदु? यहाँ अक्ष में मिलते हैं। तब अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? μ0 अपॉन 4 2m अपॉन r³।
क्वेश्चन नंबर 12 हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 13 और 14। 13 को मैंने ए कह रखा क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक ही आपस में जुड़े हुए हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक निकालिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्षैतिज तल में रखे एक छोटे दंड चुंबक का अक्ष चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश है। उत्तर दक्षिण दिशा में चुंबक का अक्ष पड़ा हुआ है। संतुलन बिंदु चुंबक के अक्ष पर कब मिलते हैं चुंबक उदासीन बिंदु भाई? चुंबक के अक्ष पर उदासीन बिंदु तब मिलते हैं जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहाँ रख दिया जाए? साउथ की ओर, एनएस बल रेखा है। ये देखिए, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां तो हमने बिल्कुल शॉर्ट में कर दिया, अब 13वां जरा समझ के करिएगा। देखिए, ये हमको मालूम है ईस्ट, ये वेस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ। चुंबक का अक्ष कैसे देखिएगा? ये चुंबक का अक्ष है, एक छोटा सा चुंबक है। चुंबक का अक्ष चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश है। उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश ऐसे है। ये चुंबक हो गया भाई, एक छोटा सा चुंबक हो गया। और उदासीन बिंदु कहाँ मिल रहे हैं? संतुलन बिंदु कहाँ मिल रहे हैं? देखिए, संतुलन बिंदु का मतलब उदासीन बिंदुओं से मतलब होता है चुंबक के अक्ष पर इसके केंद्र से 14 सेमी। अक्ष पर कब मिलेंगे भाई उदासीन बिंदु? उदासीन बिंदु अक्ष पर तब मिलेंगे जब हम क्या करेंगे? एनएस बल रेखाएं पड़ेगी। चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण में रखेंगे और दक्षिणी ध्रुव कहाँ रखेंगे? भौगोलिक उत्तर में। तब उस उदासीन बिंदु कहाँ आएंगे? इसके अक्ष में। जितनी दूर ऊपर को आएगा उतना ही इधर एन की तरफ। तो ये उदासीन बिंदु कितनी दूरी पर मिल रहा है भाई? चुंबक के मध्य बिंदु से, इसके केंद्र से, मतलब चुंबक के केंद्र से कितनी दूर और दिया है? आर बराबर उदासीन बिंदु की दूरी आर इज इक्वल टू 14 सेमी। सेमी में ही रहने दीजिए। इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान है बी इज इक्वल टू 0.36 गाउस। गाउस में ही रहने दीजिए। एवं नति कोण थीटा इज इक्वल टू 0। अब उदासीन बिंदुओं की स्थिति में जरा ध्यान दीजिएगा। उदासीन बिंदुओं की स्थिति में यहां पर कोई बिंदु है P जो कितनी दूरी पर है? चुंबक के मध्य से R दूरी पर है। चुंबक कैसे रखा है? उत्तर दक्षिण दिशा में। और चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहाँ है? साउथ की तरफ। ये भी ध्यान रखना है। ऐसे रख दिया तो उदासीन बिंदुओं पर इस बिंदु और इतनी ही दूरी पर ऊपर को होगा नॉर्थ की तरफ। उदासीन बिंदुओं पर क्या होगा? इस चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा। और पृथ्वी के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक होगा। तो आ गया है भाई उदासीन बिंदु 14 सेमी की दूरी पर है, अभिलंब समद्विभाजक पर। अच्छा, इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र इतना है। अन्यत कोण चुंबक के अभिलंब समद्विभाजक पर इसके केंद्र से उतनी ही दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? अब हमको क्या करना है? हमको यहां पर तो ठीक है, मिल जाएगा हमको। ठीक है, हमको कहां निकालना है? अभिलंब समद्विभाजक पर। पहले हम अक्ष पर चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र B1 कह देता हूं मैं।
इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2m अपॉन r क्यूब। सबकी समझ में आ गया? चूंकि B1 इज इक्वल टू संतुलन बिंदु पर, चूंकि संतुलन लिख लोगे इतना, संतुलन बिंदु पर B1 मतलब चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के बराबर। और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कितना हो गया भाई? क्षैतिज घटक H इज इक्वल टू बी ई कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है? कॉस 0 1 हो गया, तो H इज इक्वल टू बी ई। सो B1 इज इक्वल टू बी ई। बीई का मतलब B1 इज इक्वल टू B1 का मतलब म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू 2m अपॉन r क्यूब इज इक्वल टू 0.36 गाउस। पहले इतना ध्यान रख लेना, संतुलन बिंदु चुंबक के अक्ष पर इसके केंद्र से 14 सेमी की दूरी पर स्थित है, तो इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू 2m अपॉन r क्यूब बराबर हुआ 0.36 गाउस, क्योंकि यहां पर नतिकोण कितना है? 0। अब हम क्या करें? चुंबक के, परंतु हमसे क्या पूछा है? चुंबक के अभिलंब समद्विभाजक पर इसके केंद्र से उतनी ही दूरी पर अभिलंब यहां, ये देखिए हमको यहां अभिलंब समद्विभाजक पर, इसके केंद्र से अभिलंब समद्विभाजक पर पूछा है, उतनी ही दूरी पर पूछा है, मतलब 14 सेमी की ही दूरी पर पूछा है। कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र? तो आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्या, ये देखिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन है, चुंबक के अभिलंब समद्विभाजक पर उसके इसके केंद्र से उतनी ही दूरी पर, मतलब 14 सेमी की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? क्या होगा भाई अभिलंब समद्विभाजक पर? ये इतना मान तो होगा ही होगा, ये यहां निकालना है, तो यहां पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक तो है ही है, इतना तो है ही है, प्लस इस चुंबक के कारण जो मिलेगा वो भी होगा। ठीक है, चुंबक के आ जा रहे हैं इसके सॉल्यूशन पर भाई, इतना यदि सबकी समझ में आ गया। चुंबक के अभिलंब समद्विभाजक पर, ये देखिएगा, चुंबक के अभिलंब समद्विभाजक पर R बराबर 14 सेमी की दूरी ही लेंगे भाई, R बराबर 14 सेमी की ही दूरी लेंगे, पर चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र पर चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना हो गया भाई? B2 इज इक्वल टू
B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन आर क्यूब। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब है कितना 0.36, तो उसका हाफ कर दीजिए तो B2 इज इक्वल टू ये आ गया 0.36 अपॉन 2। इसका ठीक हाफ कर दीजिए तो ये आ गया 0.18 गाउस। अतः अभिलंब सम द्विभाजक पर नेट चुंबकीय क्षेत्र, एक तो पृथ्वी के कारण हो गया, दूसरा एक चुंबकीय क्षेत्र, ये इसके कारण, ये उदासीन बिंदु तो है नहीं। अब नेट चुंबकीय क्षेत्र कितना B इक्वल टू आ गया ये फाइनल आंसर BE प्लस B2। BE कितना है 0.36 गाउस प्लस 0.18 गाउस, तो ये आ गया 8 से 14 3 1 4 5 0.54। अब सुनिएगा जरा, इसको ध्यान से देखिएगा। अभिलंब समद्विभाजक सपोज यहां या इधर ले लीजिए, यहां पर ये 0.36 गाउस तो हुआ ही हुआ, प्लस इस चुंबक के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, अभिलंब समद्विभाजक पर निकालेंगे, तो उसकी दिशा भी इसी की डायरेक्शन में आएगी, पृथ्वी की ही डायरेक्शन, पृथ्वी के कारण जहां को चुंबकीय उसी डायरेक्शन में आएगी, इसलिए दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.45 गाउस। अब इसके दूसरे भाग मतलब 14वें क्वेश्चन में आते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। यदि प्रश्न 13A में वर्णित छड़ चुंबक को 180 अंश घुमा दिया जाए तो संतुलन बिंदुओं की स्थिति क्या होगी? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया भाई। अभी देखिएगा, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14। यदि चुंबक को क्वेश्चन नंबर 13 था, देखिए NS पोजीशन में था, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, यदि हम इस चुंबक को, क्वेश्चन नंबर 13 था NS पोजीशन, मतलब NS बल रेखाएं और NN बल रेखाएं, चुंबक का उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर रख करके बल रेखाएं खींची थी, ये क्वेश्चन नंबर 13 था। तब अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र आ रहा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब नंबर 1। अब हमने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 14, यदि चुंबक को 180 अंश घुमा दिया, रोटेट कर दिया, जस्ट N कहाँ आ गया, नॉर्थ, जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, और S कहाँ आ गया, जोग्राफिकल साउथ। NN लाइन्स आ गई, चुंबक को 180 अंश घुमाने पर NN बल रेखाएं कहलाती है भाई। NN बल रेखाएं का मतलब उदासीन बिंदु कहाँ मिलेंगे, निरक्ष में। अब निरक्ष में यदि इसको N पोल ऊपर ले आए नॉर्थ की तरफ और S पोल साउथ में आ जाएगा, तब उदासीन बिंदु कहाँ मिलेंगे, ये अभिलंब समद्विभाजक पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब इक्वेटोरियल पे मिलेंगी तो माना इस चुंबक के मध्य बिंदु से इधर या इधर r' डिस्टेंस पर मिलती है, तब B इक्वेटोरियल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r' का क्यूब। नंबर 2। नंबर 1 क्या था, क्वेश्चन नंबर 13, अक्ष में उदासीन बिंदु मिल रहे थे, तब उदासीन बिंदु पर बी एक्सेस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 बाई 2m अपॉन आर क्यूब। चुंबक को 180 घुमा देंगे, NN पोजीशन आ जाएगी तो बी इक्वेटोरियल निरक्षीय स्थिति में मिलेंगे। कितनी दूरी पर उदासीन बिंदु मिल रहे हैं, माना r', परंतु उतनी ही दूरी पर
नहीं पूछा है। कितनी दूरी पर संतुलन बिंदुओं की स्थिति क्या होगी? संतुलन बिंदुओं की स्थिति के लिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 0.36 गाउस, 0.36 गाउस। यहां और यहां इक्वल होगा। बी एक्सेस इज इक्वल टू बी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज, और वो है 0.36 गाउस, क्योंकि वहां पर नतिकोण 0 है। तो इन दोनों को इक्वल कर दिया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर डैश का क्यूब। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैंसिल, mm कैंसिल, 2 अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डैश का क्यूब। सो आर डैश क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब अपॉन 2। तो आर डैश इज इक्वल टू क्यूब रूट आर क्यूब का क्यूब रूट आर आ गया, और 2 का क्यूब रूट 2 की पावर 1 बाई। एक आंसर तो आप ऐसे ही रख देंगे। तो आर कितना था? 14 सेंटीमीटर अपॉन 2 की पावर 1 बाई 3 से। एक तो ऐसे ही रख देंगे। यदि आपको लॉग देखना, एंटी लॉग देखना आता है, तो दूसरा तरीका, इसका पूरा पूरा आंसर भी निकाल देंगे, मतलब 2 का क्यूब रूट निकाल करके 14 में डिवाइड कर देंगे। तब क्या करेंगे देखिएगा, आर डैश इज इक्वल टू, फिर से देखिएगा, आर डैश इज इक्वल टू आर अपॉन 2 की पावर 1 बाई 3 है। इधर अभी छोड़िएगा, हमको एक्चुअली 2 का क्यूब रूट चाहिए। तो लेट से x इज इक्वल टू 2 की पावर 1 बाई 3 मान लिया हमने। 2 की पावर 1 बाई 3 को x मान लिया। बोथ साइड क्या कर दीजिए इसके, अभी इसको छोड़िएगा, बोथ साइड क्या कर लीजिए, लॉग ले लीजिएगा। लॉग दोनों तरफ 10 बेस पर लीजिए। लॉग 10 बेस x इज इक्वल टू 1 बाई 3, पावर आगे आ जाती है, लॉग 10 बेस 2। 1 बाई 3 को ऐसे लॉग 10 बेस 2। 20 का लॉग टेबल में जाएंगे, 20 का जीरो खाना देखेंगे तो 0.3010, लॉग 2 की वैल्यू याद भी होनी चाहिए बच्चों को, 0.3010 होती है। डिवाइड कर दिया तो लॉग 10 बेस x इज इक्वल टू 0.1003। लॉग 10 बेस x इज इक्वल टू दिस, सो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.1003। अब एंटी लॉग टेबल में जाएंगे तो एंटी लॉग टेबल यदि आप देखेंगे 0.01, 0.02 से लेकर के 0.99 तक होती है। तो आप एंटी लॉग टेबल में 0.01 का जीरो खाना और डिफरेंस 3 देखेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 126, और वो पॉइंट में आती है, परंतु एंटी लॉग का मान देखने के बाद 10 की पावर 1 बढ़ा दी जाती है तो 1.26। अब यहां रख दीजिए r अपॉन 2 की पावर 1 बाई 3 का मान, ये x मीन्स 2 की पावर 1 बाई 3, 2 का क्यूब रूट है वो 1.26 आ गया। 14 अपॉन 1.14 इसमें डिवाइड कर लेंगे तो 11.1 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर एक और मैं बताना चाह रहा था आपको, क्वेश्चन नंबर एक और रह गया है आपका 50। देखिए यदि संभव हो सकता है तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्वेश्चन नंबर 15 है 5.25 जूल पर टेस्ला चुंबकीय आघूर्ण वाला एक छोटा छड़ चुंबक इस प्रकार रखा है कि इसका अक्ष पृथ्वी की क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। पृथ्वी का क्षेत्र होता है ऐसे भाई, ये होता है पृथ्वी का क्षेत्र, कहाँ से, साउथ से नॉर्थ की तरफ। जब हमने अर्थ मैग्नेटिज्म में पढ़ा था तो पृथ्वी के कारण चुंबकीय बल रेखाएं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है भाई। और ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, और ये नॉर्थ, और ये तो साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। अब एक छोटा सा चुंबक है, इस प्रकार रखा गया है कि इसका अक्ष पृथ्वी की क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी का क्षेत्र साउथ से नॉर्थ है। और वो चुंबक कैसे रखा गया है भाई,
पृथ्वी के, जरा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए एक छोटा सा चुंबक है, इसको कैसे रख दिया, पृथ्वी के क्षेत्र की दिशा के लंबवत रख दिया। पृथ्वी का क्षेत्र ऐसे, इसको लंबवत। चलिए सपोज ये n हो गया और ये ऐसे, ये इसका अक्ष हो गया और ये हो गया निरक्ष। ये एक्सियस पोजीशन होगी, ये इक्वेटोरियल पोजीशन। अब क्या कह रहा है देखना, चुंबक के केंद्र से कितनी दूरी पर परिणामी क्षेत्र पृथ्वी के क्षेत्र की दिशा से 45 अंश। पृथ्वी का क्षेत्र देखो, माना एक बिंदु ले लिया मैंने यहां पर। पृथ्वी का क्षेत्र कैसे है, ऐसे बीई, बीई। ये कह रहा है चुंबक के केंद्र से कितनी दूरी पर परिणामी क्षेत्र पृथ्वी के क्षेत्र की दिशा से 45 का कोण बनाए। कहाँ, अभिलंब। ये अभिलंब समद्विभाजक आ गया। हम अभिलंब समद्विभाजक पर पहले आ रहे हैं, नंबर ए पे आ रहे हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। चुंबक के केंद्र से कितनी दूरी पर परिणामी क्षेत्र पृथ्वी के क्षेत्र से, सपोज ये परिणामी आ गया, रिजल्टेंट आया है, तो इस चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ये बी आ गया, ये बी आ गया, ये रिजल्टेंट आया भाई, ये आ गया रिजल्टेंट आया, ये रिजल्टेंट आ गया ये, और ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ये है। चलिए इसको मैं बी बोलता हूं, इसको मैं B1 बोलता हूं। ये परिणामी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से परिणामी 45 अंश के कोण, ये 45 है। सो क्या हो गया भाई, इसको देखिएगा, इस चित्र में क्या हो गया, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या हो गया, ये निरक्ष में हुआ, B1 इज इक्वल टू, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में मतलब अभिलंब समद्विभाजक की स्थिति में क्या, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब, यही तो होता है। अब चूंकि चित्र से क्या, 1045 इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में आ जाइए, 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, B1 अपॉन BE, B1 अपॉन BE। अब 1045 1 होता है, अतः B1 इज इक्वल टू BE के आ गया। अब BE गिवन है, कितना है वहां पर 0.42 गाउस है, 0.42 गाउस है। सो अतः B1 इज इक्वल टू B, तो क्या आ गया, BE इज इक्वल टू, यहाँ रख दीजिए मान, ये नंबर 1, ये नंबर 2, सो BE इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। क्या कह रहा है, कितनी दूरी पर, हमने क्या माना, r दूरी पर, नंबर ए अभिलंब समद्विभाजक पर r दूरी पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से 45 अंश का कोण बनाता है। इतना लिख लोगे, मैं केवल हिंट कर रहा हूं आप लोगों को, तो ये आ जाएगा।
हिंट का लगभग पूरा ही हो जा रहा है। सो आर क्यूब इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन बी मान रख दीजिए, गिवन है एम इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर एम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है छोटे चुंबक का 5.25 जूल पर टेस्ला और बी इज इक्वल टू है 0.42 गाउस। गाउस को टेस्ला में बदल देंगे तो टेस्ला, ठीक है, रख दीजिए। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई सबको मालूम है, बार बार करते आ रहे हैं, तो ये आ गया 10⁻⁻7 इंटू 5.25 अपॉन बी हो गया 0.42 इंटू 10⁻⁻4। सबको क्या कर देंगे आप, एक साथ भेज देंगे। अच्छा जूल 5.25 जूल पर टेस्ला, इतना ही तो है भाई। एक मिनट, नहीं, एनसीईआरटी बुक देखिए 5.25 इंटू 10⁻⁻2 भी है इसमें, ये देख लीजिएगा बच्चों। तो ये आ गया इंटू 10⁻⁻2 और ले लीजिएगा इसमें। m इज इक्वल टू, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 5.25 इंटू 10⁻⁻2। अब आइए फिर, ये देखिएगा, मान रखिए, पुट कर दें इंटू 10⁻⁻, तो ये आ जाएगा 525 अपॉन, और तो पॉइंट हट गया, 10⁻⁻9 -5, तो मैं क्या करूँ -6 कर देता हूँ और एक जीरो बढ़ा भी देता हूँ। सो R इज इक्वल टू 5250 अपॉन 42 इंटू 10⁻⁻6 का क्यूब रूट, मतलब घनमूल निकाल दीजिएगा। ये भाग करेंगे, इसका भाग करेंगे, इसका भाग इसमें करेंगे, तो ये आएगा 125 इंटू 10⁻⁻6। 125 का क्यूब रूट 5 आ गया, 10⁻⁻6 का -2, तो ये 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आ गया R, या R इज इक्वल टू, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। कहाँ आया ये, अभिलंब समद्विभाजक पर। अब ये इसी में कह रहा है अक्ष पर इस स्थान, अक्ष पर इस स्थान पर, अच्छा अक्ष पर कितना होगा, अब अक्ष निकाल दीजिए। यदि मैं यहीं पर आ जाता हूं, इतने मैं हिंट कर दे रहा हूं आपको, देखिएगा ये एक्सेस पर आ जाएगी, ये चुंबक है, एक छोटा सा चुंबक है, ये N है, ये S है, इसको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत रखा है। ये निरक्ष था, मतलब अभिलंब समद्विभाजक पर हमने कितनी दूरी पर माना, R दूरी पर माना। अक्षीय स्थिति में इसको हम क्या मान ले, R' मान लेते हैं। यहां पर क्या कह रहा है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र तो है ऐसे ऐसे है, देखिएगा ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र तो ऐसे है, ऊपर को है, ऊपर हमने समझा है ऊपर को है, साउथ से नॉर्थ की, ये तो BE हो गया है। और इस चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र
ये B2 मान लेते हैं चलिए। और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना, 45 अंश के कोण पर है। ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से, ये पृथ्वी का चुंबकीय, ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आएगा B2 और B का, ये B आएगा, और ये 45 का एंगल ये वाला होगा। फिर से यहां पर क्या कर दोगे, इस चित्र में tan 45 पहले यही निकालोगे, tan 45 इज इक्वल टू BE अपॉन, नहीं सॉरी, B2 अपॉन B, tan 45 इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। B2, ये B2 अपॉन B, ये रिजल्टेड B है। सो tan 45 1, B2 इज इक्वल टू B, यहाँ पर भी B2 इज इक्वल टू B। अब अक्षीय स्थिति में B2 इज इक्वल टू अक्षीय स्थिति में कितना होता है B, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन R। अक्ष पृथ्वी के क्षेत्र के लंबवत है, चुंबक के केंद्र से कितनी दूरी, और दूरी तो वही रहेगी भाई, R ही रहेगी अभी, R का क्यूब। फिर वैसा ही आ गया, R का क्यूब आ गया। तो अब चूंकि नहीं, कितनी दूरी पर परिणामी, अच्छा यहां R डैश मानेंगे, ओके यहां R डैश मानेंगे, R डैश का क्यूब। वहां R माना था, यहां ये डिस्टेंस हमने ये वाली डिस्टेंस R मानी थी, ये अक्ष अभिलंब समद्विभाजक पर R मानी थी, और एक्सेस पे हमने क्या मान रखी है, R डैश का क्यूब। अब रख दीजिए मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि BE इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन R डैश का क्यूब। सो R डैश क्यूब इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन BE। देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हमने आगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन R क्यूब, नहीं m अपॉन BE निकाला है, m अपॉन BE निकाला है, तो 2 अलग कर दीजिए, तो R डैश क्यूब इज इक्वल टू ये आ रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन BE अलग कर दीजिए, और 2 अलग कर दीजिए, और R डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन BE का क्यूब रूट इंटू 2 का क्यूब रूट। ये हमने निकाला हुआ है, यहाँ निकाला है, ये 5 इंटू 10 की पावर -2 ये आ गया, इंटू ये क्यूब रूट, सॉरी ये क्यूब रूट है भाई, 2 का क्यूब रूट हमने अभी एक क्वेश्चन करा था 1.26, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये लगभग 5 6 30 5 गुना 10, 5 6 30 5 गुना 10 3 13 5 1 5 1 6, तो ये 6.30 इंटू 10 की पावर -2 मीटर या 6.3 सेमी, ये आंसर आ गया भाई। यहां 6.3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक्सियल पोजीशन पे, और नॉन एक्सियल मींस इक्वेटोरियल पे आएगी 5 सेंटीमीटर, इस पे 5 सेंटीमीटर और इस पे 6.3 सेंटीमीटर। थोड़ा सा हमने ये एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को हिंट कर दिया। शेष ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास फर्स्ट बुक में 2 चैप्टर बच गए हैं, और वो 2 चैप्टर हैं
विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, 2 चैप्टर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, शेष फिर।